जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबको पता है मेरी PYQ सीरीज़ चल रही है। इसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। ये हमारा 16th या 17th वीडियो है आई गेस प्लेलिस्ट का। तो आप पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से कवर करके जाना। एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा, प्लस UGC नेट JRF के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन UGC नेट JRF में भी आते हैं। तो आपको बाकी बच्चों के कंपेरिजन में एक एज मिल जाएगा। अगर आप देखो, सब बच्चे UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही जाते हैं, राइट। अब आप के पास ये एक एक्स्ट्रा एज होगा कि आप PhD के भी करके जा रहे हो क्वेश्चंस, PhD एंट्रेंस वाले भी क्वेश्चंस करके जा रहे हो, तो आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपके चांसेस जो है एग्जाम क्लियर करने के वो बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम BHU 2022 में जो PYQs रिसर्च एप्टीट्यूड से आए थे वो हम आज की लेक्चर में हम करने वाले हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो जो मैंने क्वेश्चंस रिसर्च मेथडोलॉजी के कराए हुए हैं, तो वो भी आप पक्का से देख के जाना। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है पेपर 2, तो उसके लिए भी मैंने आपके अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021-22 के क्वेश्चंस तो आपको सारे करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट JNU वाले तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको करवा रखे हैं। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर ABC। आज स्टार्ट करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इज टर्म्ड एज रिग्रेशन। क्या कहना चाहता है कि जब हमें एक वैल्यू पता हो, एक वैल्यू हमें क्या है, वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है और हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो नहीं पता, वो अननोन है, ठीक है, और उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें जानना है। तो जब हम इसकी मदद से, इस नोन वेरिएबल की मदद से अननोन वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सो कोरिलेशन, एस्टिमेशन, डेविएशन में बता चुकी थी ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, अ कॉलेज टीचर प्लान्स अ रिसर्च प्रोग्राम। अच्छा, रिसर्च प्रोग्राम से मुझे याद आया, जो पॉल साइंस वाले बच्चे हैं उनको रिसर्च प्रोग्राम किसने दिया है, मेरा लैकोटॉस ने दिया है, तो वो भी आप याद रखना। अगर आप पॉल साइंस से नहीं हो तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कॉलेज टीचर है, उसने प्लान किया कि वो रिसर्च प्रोग्राम करेगी, इन विच रिसर्च प्रोग्राम में वो क्या करेगी, ही और शी करेगी या करेगा, टीचर तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो हम मान के चल रहे हैं वो फीमेल टीचर है, और उनको क्या करना है, उनको इम्प्रूव करना है सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट। अब हमें आगे का क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या आ गया, इम्प्रूव वर्ड आ गया, कीवर्ड आपने पहचान लिया क्या है, इम्प्रूव। तो या फिर इम्प्रूव की जगह अगर एमिलिरेट भी लिखा हो, ठीक है, तो उसका मतलब भी इम्प्रूव ही होता है। तो जब हम इम्प्रूव, सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च करते हैं। और जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग, एक सेकेंड, ओके, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। तो पहले क्या करते हैं, हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमने बना लिए, फिर हम क्या करेंगे, मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी के बाद हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम डाटा को एनालाइज करेंगे, और लास्ट में रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो हमारा क्या हुआ, ABDCE और F। तो ABDCEF कहाँ पे है, देखते हैं, AB, ये रहा ABDCEF, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, फॉर अ रैंडम सैम्पल ऑफ 9 वुमेन द एवरेज प्लस रेट इज 76 बीट्स पर मिनट and the sample standard deviation is 5, then the standard error of sample mean would be, तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.667 होगा इसका आंसर। अब ये कैसे निकला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम, उसका वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं और इसका कैसे आंसर निकल सकता है। अच्छा, अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से ग्राफ देख के सॉल्व कर सकते हो, तो आई एम स्किपिंग इट। ओके, सो 6th क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ लिस्ट, इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे सॉल्व कर लेना। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सब मेजर स्टेप्स इन रिसर्च। तो रिसर्च में कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, अरेंज दिस स्टेप्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको ये असेंबल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करोगे। रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, एक स्टडी डिज़ाइन बनाओगे। स्टडी डिज़ाइन बनाने के बाद आप टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग
करोगे कि क्या टेक्निक यूज़ करूँगा मैं सैम्पल यूज़ करते टाइम, और जब आपने टेक्निक ऑफ सैम्पल लगा ली तो आप क्या करोगे फिर कलेक्ट, क्लासीफाई, टेबुलेट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा आप लास्ट में करोगे। तो अब ये देखते हैं ये कहाँ पे है, ए बी नहीं ए सी बी डी, ठीक है ए सी बी डी, तो ये रहा ए सी बी डी। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज़ नॉट ट्रू। तो आपको नॉट, इनकरेक्ट वर्ड हमेशा फोकस रखना है। तो नॉट ट्रू क्या है, तो यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं आना था, अदरवाइज ये भी स्टेटमेंट सही होती, क्योंकि जो हमारा सैम्पलिंग मेथड होता है, स्पेशली रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो होता है जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं, वो उसमें पर्सनल प्रिजुडाइसेस और बायसनेस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आप फ्री होते हो। जैसे एक बाउल है, बाउल में बहुत सारी पर्चियाँ रखी हैं, तो आप हर जो पर्ची है या हर जो टिकट है उसमें क्या है, इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। आपने हाथ डाला उसमें और आपने कोई भी एक पर्ची उठा ली, तो इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड है सबका, तो आप इसमें आप बायसनेस तो बिल्कुल नहीं आएगी आपकी, ठीक है। तो आपने इसमें विदाउट बायसनेस होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होता। तो इट इज़ फ्री फ्रॉम बायसनेस एंड पर्सनल प्रिजुडिस। मतलब आप अपनी खुद की ये नहीं सोचते कि मेरे को ऐसा चाहिए तो मैं ऐसी पर्ची चूज़ करूँगा जो मेरे किसी रिलेटिव की हो, ऐसा तो नहीं होता। आपके हाथ में जो पर्ची आती है आप उसको ऐसे लॉटरी में जो टिकट निकलती है आप निकाल लेते हो। तो वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ रैंडम सैम्पलिंग का, ठीक है। तो पर्सनल प्रिजुडाइसिस और बायसनेस नहीं होता, बहुत सिंपल मेथड है यूज़ करने का, कोई भी आप रैंडमली सिलेक्ट कर लो किसी को भी, ठीक है। इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड होते हैं और पर्सनल बायसनेस से फ्री होते हैं। अब देखो फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी था, तो मतलब 2 और 3 तो आंसर नहीं होंगे, फर्स्ट और फोर्थ में से आंसर होना था नॉट ट्रू का। तो आप वैसे भी निकाल सकते थे, थोड़ा 50-50% चांसेस लगा के तुक्का निकालते तो हो जाता। तो बस यहाँ पे नॉट लिखा हुआ था इसलिए ये ऑप्शन था नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ स्केड्यूल मेथड। तो स्केड्यूल मेथड क्या है, स्केड्यूल मेथड में इट इज़, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ देती हूँ, ये फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो स्केड्यूल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डाटा कलेक्शन का। इट इज़ फिल्ड बाय रिस्पॉन्डेंट, तो ये गलत है, क्योंकि जो स्केड्यूल मेथड होता है, थर्ड ऑप्शन में यही चीज़ लिखी हुई है कि स्केड्यूल मेथड जो होता है वो इन्वेस्टिगेटर के थ्रू फिल किया जाता है और उसमें इन्वेस्टिगेटर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी आप कभी आप रिसर्चर एज अ रिसर्चर सर्वे करने जाते हो तो आपके पास, या फिर आपके घर पे, मेरे घर पे तो आए थे 2-3 लोग सर्वे करने, तो वो सेंसस का या फिर ऐसे जनगणना करने आए थे, ठीक है। तो वो मेरे से सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने मुझे फिल करने नहीं बोला था, वो खुद ही अपनी पर्ची पे या लैपटॉप जो भी अब तो डिजिटल हो गया तो उस पर वो खुद ही फिल कर रहे थे। तो उसको मैं क्या बोलूँगी, स्केड्यूल मेथड बोलूँगी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर जो था, जो मतलब पर्सन था जो रिसर्च कर रहा था या जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था, वो खुद ही उन ऑप्शंस को टिक कर रहा था या फिल कर रहा था, और उनको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है कि किस फाइल में आपको क्या भरना है और कैसे भरना है, ठीक है। तो हम नहीं भरते, इन्वेस्टिगेटर भरता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत था और स्केड्यूल मेथड आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अ प्रेगनेंसी टेस्ट गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट फॉर अ वुमेन हु इज़ इन फैक्ट प्रेग्नेंट। एक औरत थी, वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन आप जब उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आया, मतलब कि उसको शो किया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि वो प्रेग्नेंट थी। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा टाइप 2 एरर, मतलब कि झूठ को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। जो गलत था हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नेगेटिव रिजल्ट आया था ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 2 एरर। और टाइप 1 एरर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, सच को झूठ मान लेना, ठीक है, या सच को रिजेक्ट कर देना, मतलब नल हाइपोथेसिस सच था और ट्रू था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो होता है हमारा टाइप 1 एरर। तो इसको मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, टाइप 1 टाइप 2 एरर देखना आप वहाँ पे। ओके, 1 मिनट का ही वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा टाइप 1 टाइप 2, मतलब याद करा दूंगी ऐसा, ठीक है। सपोज अ रिसर्च रिक्वायर्स अ सैम्पल ऑफ मेन एंड वुमेन टेलीफोन सब्सक्राइबर्स। एक रिसर्च थी, उसमें हमें मेन और वुमेन का जो जो टेलीफोन यूज़ करते हैं उनके बारे में हमने एक सैम्पल लिया था, ठीक है। और फॉर दैट पर्पस ही और शी फर्स्ट डिवाइड द लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स इनटू 2 ग्रुप्स। और उसमें क्या हुआ, हमने लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया कि टेलीफोन सब्सक्राइबर्स मेन कौन है और टेलीफोन सब्सक्राइबर्स वुमेन कौन है, ठीक है। एंड जैसे 2 ग्रुप कौन से थे, एक मैन का ग्रुप था और एक वुमेन का ग्रुप था। देन आफ्टरवर्ड्स, फिर उसके बाद हमने क्या किया, द रिसर्चर ड्रॉज 10% ऑफ पीपल फ्रॉम ईच ग्रुप। अब जो रिसर्चर था उसने इन ग्रुप में से 10% लोगों को और ले लिया, 10% मैन में से ले लिए, पहले तो सब ग्रुप डिवाइड किया, फिर 10% वुमेन में से ले लिया, ठीक है, इन सच अ वे। और इस तरीके से उसने उन 10% लोगों को चूज़ किया दैट ऑल इंडिविजुअल्स इन द ईच ग्रुप हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड।
मतलब वो क्या कर रहा है, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड मतलब रैंडम सैम्पलिंग कर रहा है, राइट। और जब हम इसको अलग अलग ग्रुप्स में हम स्ट्राटास बनाते हैं, होमोजीनियस ग्रुप में हम मारते हैं, जैसे मैन क्या है, होमोजीनियस ग्रुप है, और वुमेन का भी होमोजीनियस ग्रुप है, और हम स्ट्राटास बना रहे हैं। तो हम जब स्ट्राटा बनाते हैं और इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, तो एक तो ये रैंडम सैम्पलिंग हो गया, प्लस हम स्ट्राटास बना रहे हैं, होमोजीनियस ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड बोलेंगे। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अरेंज द स्टेप्स इन अ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रिसर्च इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है, DGP जनरल टू पर्टिकुलर होती है, जनरल टू पर्टिकुलर होती है। और आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक थ्योरी होती है और हम उस थ्योरी को प्रूव करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको प्रूव या डिसप्रूव करते हैं कि जो हमने एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। तो हम थ्योरी से शुरुआत करते हैं और उसको लास्ट में प्रूव या डिसप्रूव करते हैं, पर्टिकुलर तक पहुंचते हैं, ठीक है। जनरल थ्योरी से हम क्या पहुंचते हैं, पर्टिकुलर तक। सो अब इसमें क्या पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी हाइपोथेसिस को बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाई हमने और रिसर्च डिज़ाइन बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करेंगे। पहले आप पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करोगे ना कि अब मैं मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं किस पे स्टडी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो पहले आपने पॉपुलेशन डिफ़ाइन करी, फिर पॉपुलेशन डिफ़ाइन करने के बाद अब उसमें से डाटा कलेक्ट करोगे। अब उसी पॉपुलेशन का जो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है और आपने सब सेट भी बना लिया, अब उसमें से आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे। डाटा कलेक्ट करने के लिए आप अप्रोप्रिएट टूल्स का यूज़ करोगे, डाटा एनालिसिस करोगे। और इसमें लिखा है डाटा कलेक्शन के बाद आप क्या करोगे, डाटा एनालिसिस। तो एक ही में आ गया ये। देन लास्ट में आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे कि ये जो मैंने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई, आप उसको टेस्ट करोगे कि ये जो नल हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। तो आप लास्ट में मैंने आपको बताया प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। तो ये होगा हमारा करेक्ट सीक्वेंस। तो अब देखते हैं, सबसे पहला हमारा होना चाहिए ए के बाद हमारा होना चाहिए डी के बाद BCE, ADBCE। देखते हैं अब कहाँ पे है ये रहा ADBCE। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट एनालिसिस इज़ यूज्ड फॉर। तो कंटेंट एनालिसिस हम क्वालिटेटिव डाटा होता है, सबको पता है, ठीक है। कंटेंट को एनालाइज करना है मतलब क्वालिटेटिव डाटा का यूज़ कर रहे हैं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रिसर्च। अच्छा, क्वालिटेटिव इंडक्टिव रिसर्च होगी। और ये मैंने आपको बताया, जैसे अब मैंने आपको बताया था टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, डिडक्टिव होता है, ऊपर बताया था ना। तो वैसे अब बॉटम अप्रोच क्या हुआ, बॉटम अप्रोच उसका उल्टा, यानी कि इंडक्टिव। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, खुद की थ्योरी बनाते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर लास्ट में हम एक खुद की थ्योरी बनाते हैं। उसमें क्या कर रहे थे, हम थ्योरी हमारे पास पहले से ही थी, बस हम उसको टेस्ट कर रहे थे डिडक्टिव में, ठीक है। तो इंडक्टिव क्या होती है हमारी, पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड हो गया, जिसको हम क्वालिटेटिव मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, डैश सैम्पलिंग इज जनरली यूज व्हेन अ डिफरेंट ग्रुप्स आर टू बी स्टडीड फॉर द मेंबर्स ऑफ डिजायर्ड पॉपुलेशन। जब हमें डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, स्नोबॉल सैम्पलिंग। मैंने आपको स्नोबॉल का बहुत बार एग्जांपल दे रखा है, जैसे ड्रग्स का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि अगर आपको ड्रग डीलर को ढूंढना है तो आप किसी ऐसे पर्सन से बात करोगे जो ड्रग्स लेता हो, फिर वो बताएगा कि अच्छा मैंने इससे ड्रग्स लिए थे। फिर जब ये इसके पास पहुँचोगे तो ये बताएगा कि हाँ मेरे को इसने सप्लाई किए थे ड्रग्स। तो हम एक मेन बंदे के पास आखिरी में पहुंच जाएंगे। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग ज़्यादातर पुलिस भी यूज़ करती है अपने इन्वेस्टिगेशन में, या इसको हम चेन सैम्पलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग भी हो सकता है। 15th, रिप्रेजेंट डाटा इन ए सर्कल। जब हम डाटा को सर्कल पर रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना सर्कल में, यहाँ पे 3%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 50%, ऐसे, तो क्या बोलते हैं इसको, पाई चार्ट बोलते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। अच्छा, मल्टीपल बार ग्राफ आपको पता है ऐसे ऐसे होता है, राइट। बार चार्ट भी आपको पता है, ठीक है। और प्लॉट चार्ट क्या होता है, प्लॉट चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, ट्रायंगल शेप में होता है, और उसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसको हम प्लॉट चार्ट या डॉट चार्ट बोलते हैं। देन एम्पेरिकल रिसर्च किस पे होती है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। एम्पेरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स। ओके, इन डूइंग एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च का क्या होता है, PAOR, पार। तो मैं तो इसको ऐसे याद किया था, पार, ठीक है। कुर्ट लुविन का है एक्शन रिसर्च, आपको पता ही होगा। तो पार, जैसे हम बोलते हैं ना पावर, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, पार, PAOR, यानी कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। देन नेक्स्ट अनकोवा। आपने अनोवा टेस्ट सुना होगा, लेकिन अनकोवा नहीं सुना होगा। अनकोवा 2 लोगों से मिलकर बनता है, एक अनोवा से और एक रिग्रेशन से। रिग्रेशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया क्या होता है, जो नॉन वेरिएबल से हम अननोन वेरिएबल निकालते हैं। तो अनोवा टेस्ट प्लस
रिग्रेशन मिलके क्या बनाते हैं, अनकोवा। अच्छा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन होता है। तो ये रिसर्च पैराडाइम लिखा है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, तो ये आंसर की गलत दे रखी है। तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, ये ग्राफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हम कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिवाइड ऑल पॉसिबिलिटीज इनटू। तो एक नल हाइपोथेसिस हमने बनाया और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया। अब ये इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम है कि जितनी भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ है उस रिसर्च की एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने की जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं, उनको क्या करना, उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमें दो नॉन ओवरलैपिंग सेट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। दो नॉन ओवरलैपिंग सेट्स में हमें डिवाइड करना उन पॉसिबिलिटीज़ को, उसको हम बोलते हैं कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्या काम है, डिवाइड ऑल पॉसिबिलिटीज़ इंटू टू नॉन ओवरलैपिंग सेट्स। तो ये जो सेट्स हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो टर्निटिन जो है वो प्लेजरिज्म चेकर है, ना कि रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये तो टर्निटिन हो गया, लेकिन हम बाकी तीन याद कर लेते हैं। एक रेफवर्क्स क्या है, रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर। जोटेरो क्या है, रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर। मेंडले क्या है, रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसको आप याद रख लो, RZM, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी याद कराया हुआ है, एक प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन था। तो जोटेरो, मेंडले और रेफवर्क्स जो है रेफरेंस सॉफ्टवेयर हैं। Assuming everything else stays the name if alpha is increased from 0.05 to 0.01, ठीक है। बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है, बस जो अल्फ़ा है हमारा वो इंक्रीज़ हो चुका है। 0.05 अल्फ़ा था और अब 0.01 हो चुका है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर, मतलब बढ़ गया है। क्योंकि आपको पता है टाइप 1 एरर किससे हम डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से या फिर 1 माइनस अल्फ़ा, पढ़ा होगा आपने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। और टाइप 2 एरर में क्या होता है, टाइप 2 एरर में होता है बीटा और 1 माइनस बीटा, ये दो चीज़ें होती हैं, राइट। तो अगर अल्फ़ा लिखा है तो मतलब टाइप 1 एरर, यहाँ पे बीटा लिखा होता है तो मतलब टाइप 2 एरर होता है इसका आंसर। तो मतलब टाइप 1 एरर इंक्रीज़ होगा अगर अल्फ़ा इंक्रीज़ हो रहा है तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है एक, इसमें से आपको बताना है कि जो लिखा हुआ है रिसर्च मेथड यहाँ पे कौन सा फॉलो होना चाहिए। तो आई होप आपको ये लाइन दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है स्कूल प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस, एक सेकेंड, स्कूल प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस ऑन ट्रस्ट। ट्रस्ट पता है ना, जो ट्रस्ट बनाता है, हर स्कूल का एक ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्टीज होते हैं तो उनका एक ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका ट्रस्ट पे कितना इन्फ्लुएंस है, वो कितने हद तक, वो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। और दूसरा लिखा है पर्सपेक्टिव ऑफ मदर्स ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज़, जो मतलब डिसेबल बच्चों की माएँ होती हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है, वो लिखा है, ठीक है। तो ये दो रिसर्च मेथड, इन केसेस में हम कौन सा रिसर्च मेथड फॉलो करेंगे, तो इन दो केसेस में हम फोकस ग्रुप डिस्कशन बेस्ड मेथड फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर हमें इन्फ्लुएंस जानना है ट्रस्ट पे स्कूल प्रिंसिपल्स का कितना इन्फ्लुएंस्ड है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन मतलब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम किसको फोकस कर रहे हैं, स्कूल प्रिंसिपल के फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनसे हम जाके डिस्कशन करेंगे कि आप बताओ, आप ट्रस्ट में कैसा है आपका, जो आप ट्रस्टीज, आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, आप वहाँ पे कैसे उनको डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हो। तो आप डिस्कशन करोगे, इन्हीं पर्टिकुलर लोगों का इंटरव्यू लोगे। वैसे ही जो मदर्स हैं, डिसेबल पर्सन की मदर्स, तो उसमें फोकस ग्रुप क्या होगा, हमारी मदर्स, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप को फोकस कर रहे हैं, तो फोकस ग्रुप डिस्कशन उसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब सर्वे में तो अलग अलग ग्रुप को देखते हैं, अलग अलग चीज़ सर्वे लेते हैं, लेकिन फोकस ग्रुप में हम सिर्फ एक सेक्शन तक लिमिटेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ रिसर्चर इंटेंड्स टू मेक यूज़ ऑफ ICT इन हिज और हर रिसर्च। तो हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च करते टाइम। तो जब हम ये यूज़ करते हैं, लाइक हम यानी कि हम रिसर्चर हैं और हम ये ICT टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए। तो पहला, हमें एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टूल यूज़ देखना चाहिए, सही बात है, ठीक है। दूसरा, हमें कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोक्यूरिंग इट, मतलब कि इस रिसर्च को करने में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, क्योंकि पैसा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, प्लस हमें कौन से टूल का यूज़ करना है वो भी इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब टूल्स यानी हमारे डाटा कलेक्शन के क्या मेथड्स होंगे। सी, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स इन द डिपार्टमेंट वेयर रिसर्च इज़ टू बी अंडरटेकन। तो जिस जगह पे आप रिसर्च कर रहे हो वहाँ पे कितना टूल्स अवेलेबल हैं या नहीं। जिस डिपार्टमेंट पे आप रिसर्च कर रहे हो, या आप पॉल साइंस डिपार्टमेंट में आते हो या बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, तो आपको वो डिपार्टमेंट कितने सोर्सेज अवेलेबल करवा सकता है उस रिसर्च के लिए, तो वो देखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है।
डी ऑप्शन, विलिंगनेस ऑफ हिज और हर सुपरवाइजर टू ऑफर हेल्प। तो आप ये भी देखोगे कि आपका सुपरवाइज़र आपकी हेल्प करना चाहता है कि नहीं, तो उस बेसिस पे आप रिसर्च करोगे या फिर आप ऐसे ही कर लोगे। तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपका सुपरवाइज़र आपको हेल्प करना चाहता है या नहीं, आपका रिसर्च आपके ऊपर होती है, ठीक है। तो आप आईसीटी का यूज़ कर रहे हो तो वो आपके ऊपर है। आप ये नहीं देखोगे कि अच्छा मेरा सुपरवाइज़र हेल्प नहीं कर रहा तो मैं आईसीटी का यूज़ नहीं करूँगा। आपको लगता है आपकी रिसर्च इससे अच्छी होती है तो आप करो, राइट। ई कंपनी, कंपनी फ्रॉम विच द आईसीटी इक्विपमेंट हैज़ बीन प्रोक्योर्ड। तो क्या आपका ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस कंपनी से आपने आईसीटी टूल्स लिए हैं, ठीक है, जिस कंपनी की आप हेल्प ले रहे हो, तो आप उस कंपनी को भी देखोगे रिसर्च करते टाइम? तो नहीं। कोई भी रिसर्चर, कंपनी कोई भी हो, ठीक है, आपको मेन काम क्या है? टूल देखना, कॉस्ट कितनी लग रही है और वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो कंपनी का और सुपरवाइज़र की हेल्प का कि वो विलिंग है कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए बी सी। तो ए बी सी है कि नहीं? हाँ, ए बी सी ही इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है इसमें से? तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो हमारी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। कोटा सैम्पलिंग हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है और डायमेंशनल सैम्पलिंग भी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, डी और ई। तो ये रहा हमारा सही आंसर, फोर्थ ऑप्शन, बी, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है? पर्पसिव सैम्पलिंग, बाकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। पर्पसिव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल बी फिगर्ड अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। तो पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच में हम क्या करते हैं? एथनोग्राफिक स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, पोस्ट पॉजिटिविस्ट में हम एथनोग्राफी स्टडी करते हैं। इन विच रिसर्च, अच्छा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का डिफरेंस मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी। सिर्फ 3 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो इन विच रिसर्च मेथड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन एंड कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल आर नाइदर पॉसिबल नॉर डिज़ायरेबल। ना ही उस मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना पॉसिबल है और ना ही हम करते हैं, ठीक है। पॉसिबल भी नहीं है और डिज़ायरेबल भी नहीं है, मतलब करना भी नहीं चाहिए। तो वो होती है हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज़ है वो ऑलरेडी हो चुकी है। कोई सिचुएशन, कोई इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद उस इंसिडेंट के होने के बाद आप रिसर्च कर रहे हो, कोई ऑलरेडी मर चुका है, ठीक है, और सीआईडी बाद में आके उस पर रिसर्च कर रही है, तो वो क्या हो गई? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ठीक है। तो हम उसमें इसलिए कोई भी हम एविडेंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब जो चीज़ हो चुकी है उसमें आप पास्ट में जाके मैनिपुलेट तो नहीं कर पाओगे ना, तो पास्ट में वो हो चुकी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो में हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते और हमें करने भी नहीं चाहिए, ठीक है। व्हेन सैम्पल साइज इंक्रीजेज द नॉन सैम्पलिंग एरर रिमेन अनअफेक्टेड। तो जब सैम्पल साइज बढ़ता है तो जो सैम्पलिंग एरर है वो भी बढ़ता है, लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे अगर सैम्पलिंग एरर लिखा होता तो यहाँ पे आता इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉन सैम्पलिंग एरर। तो नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब जो सैम्पल से रिलेटेड एरर नहीं है, हमारी सैम्पलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जो लेकिन सैम्पलिंग के अलावा जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उसकी वजह से हमारे रिसर्च में कोई एरर आ रहा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सैम्पल साइज इंक्रीज़ करने का। सैम्पल साइज इंक्रीज़ करने का इम्पैक्ट सैम्पलिंग एरर पे ही पड़ेगा। 31, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। तो रिसर्च एथिक्स से क्या लेना देना होता है इसका? तो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। तो हमें जब हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं अपनी, तो एविडेंस के बेसिस पे बनानी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए हमारे पास उस चीज़ का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिसर्च एथिक्स बोलेंगे। बाकी 3 जो स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च को डिफाइन करना, थीसिस का फॉर्मेट पता लगाना, या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या क्वालिटेटिव टेक्निक्स को डाटा एनालाइज करना, इन दोनों के थ्रू, तो ये हमारे एथिक्स का पार्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए, पर हमारे एथिक्स क्या कहते हैं? हमें रिसर्च रिपोर्ट बनाते टाइम एविडेंस का यूज़ करना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट स्टेज क्या है सिस्टमैटिक रिव्यू की? तो पहली स्टेज क्या होती है? सबसे पहले पर्पस डिफाइन करो और स्कोप ऑफ रिव्यू डिफाइन करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो? रिसर्च क्वेश्चन बनाओ। रिसर्च क्वेश्चन के बाद क्या करो आप? टू अप्रेज द क्वालिटी ऑफ स्टडीज फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। तो फिर आप क्वालिटी ऑफ स्टडी देखोगे और लास्ट में आप क्या करोगे? टू सर्वे
ऑल ऑफ द लिटरेचर, सारी लिटरेचर का सर्वे करोगे और विद इन अ सिंगल लाइब्रेरी। तो पहला स्टेज आप याद रखो, पर्पस को डिफाइन करना है और स्कोप ऑफ रिव्यू को डिफाइन करना है। नॉट ट्रू अबाउट केस स्टडी मेथड, तो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव इन नेचर, गलत है। केस स्टडी हमेशा क्वालिटेटिव होती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख लेना। ओके, तो क्वालिटेटिव मेथड केस स्टडी मेथड होता है। इट इज़ यूजुअली क्वालिटेटिव, ये सही था। इट असिस्ट थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी बिल्डिंग में हमें हेल्प करता है। और अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट ओनली अ फ्यू नेचुरली अकरिंग केसेस, तो जो केसेस हो रहे हैं उसके बारे में हमें बहुत सारी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन डेप्थ वर्ड भी कीवर्ड है जो कि केस स्टडी से रिलेटेड है। ऑन विच वन विच कैन नॉट बी यूज एज ऑथेंटिक सोर्स ऑफ साइटेशन, तो विकीपीडिया को कभी भी जो टीचर्स भी होते हैं आपके या जो मेंटोर्स भी होते हैं वो कभी भी ये नहीं बोलते कि आप विकीपीडिया का यूज़ करो, क्योंकि विकीपीडिया में क्या होती है, एडिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी जाके आप एडिट कर सकता है वहाँ पे। आप भी वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो, बस आईडी पासवर्ड बनाओ, प्रोसीजर फॉलो करो, विकीपीडिया पे आप भी कुछ भी डाल सकते हो, राइट। तो वो ऑथेंटिक नहीं होता। ऑथेंटिक जनरल आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में, टेक्स्ट बुक में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, वही आपको साइटेशन में भी डालनी चाहिए। विकीपीडिया को साइटेशन नहीं करते। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज व्हेन को रिलेटिंग टू इंटरवल लेवल वेरिएबल्स। अच्छा, अब जिसको नहीं पता इसको रट लो या समझ लो, तो वैसे मैं तो बोलूँगी इसको अच्छे से रट लेना कि इंटरवल लेवल वेरिएबल्स जब होते हैं ना, इंटरवल रेशियो स्केल ये सब पढ़ा होगा आपने, तो इंटरवल लेवल वेरिएबल्स जब आपस में दो इंटरवल लेवल वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, पियर्सन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, पियर्सन कोफिशिएंट बोलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस आर यूजुअली implied rather than being explicit, तो ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें हम हाइपोथेसिस को एक्सप्लिसिटली तो नहीं बनाते, पर हम उस हाइपोथेसिस बनाते हैं वो, लेकिन वो इनडायरेक्टली हम हाइपोथेसिस जो है हिस्टोरिकल मेथड में इनडायरेक्टली हाइपोथेसिस बन जाता है, लेकिन आप एक्सप्लिसिटली उसे शो नहीं करते। ठीक है, कि बाहर से एकदम से डायरेक्टली नहीं दिखाते कि हमने हाइपोथेसिस बनाया है, पर हाइपोथेसिस उसमें बनता है हिस्टोरिकल मेथड में। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी जो कि आपको याद करनी है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसकी डेफिनेशन। अच्छा, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी पे है, तो ये तो सब बहुत बारी देखो एक ही क्वेश्चन पेपर में 3-4 बारी पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए। एक टेबल बनाओ और अपने नोट्स बनाओ, एक तरफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिख लो सारी, एक तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिख लो सारी। ठीक है, तो ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, बाकी 3 नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। जजमेंटल भी है, वो भी किस में आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। अच्छा, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, तो प्रेजेंटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स थ्रू अ ग्राफ, तो रिसर्च फाइंडिंग्स का ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना वो रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट नहीं होता। डाटा कलेक्ट करना, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना और एक सूटेबल पॉपुलेशन चूज़ करना अपनी स्टडी के लिए, तो वो क्या वो बोलते हैं हम उसको रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली हमारा फ्रेमवर्क या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी बोल सकते हो, कि हम कैसे कैसे स्टडी करोगे। और रिसर्च डिज़ाइन का बेस्ट एग्जाम्पल हमारा होता है रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रिसर्च प्रपोजल लिखाओ, तो रिसर्च प्रपोजल एक तरीके का क्या है, रिसर्च डिज़ाइन है, क्योंकि आप ब्लूप्रिंट बनाते हो कि प्रपोजल रख रहे हो ना कि हम आने वाले टाइम पे हम ये करेंगे। पीएचडी में भी आप जाते हो तो पीएचडी में आप रिसर्च प्रपोजल लेकर जाते हो ना अपना, कि मेरे को आगे आके ये स्टडी करनी है, देन तो उसी को हम रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। रिलायबिलिटी इज़ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी एक्सपेक्ट ऑफ रिसर्च टूल, तो रिलायबिलिटी हमारी रिसर्च का रिलायबल होना ज़रूरी है, लेकिन वैलिडिटी के लिए ये इनसफिशिएंट कंडीशन है। मतलब सिंपल सा मतलब ये लाइन कह रही है कि अगर आपकी रिसर्च रिलायबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिसर्च वैलिड भी होगी। रिसर्च रिलायबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वैलिड भी होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी 1 जो है वो है ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 कहती है वैलिडिटी इज थ्रेटेंड, वैलिडिटी को नुकसान कब होता है, व्हेन अ टेस्ट मेजर्स ओनली द कंस्ट्रक्ट इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर इन अ रिसर्च, जो हम मेजर करना चाहते थे, जो कंस्ट्रक्ट यानी कि कंसेप्ट हम मेजर करना चाहते थे, हमने सिर्फ वो ही मेजर किया। सॉरी ये बंद हो गया था। ओके, तो जो हम मेजर करना चाहते थे हमने सिर्फ वही मेजर किया, तो वो वैलिडिटी होती है और उससे हमारी वैलिडिटी जो है थ्रेटेंड हो जाती है। तो ये गलत है, हमारी वैलिडिटी से थ्रेटेंड नहीं होती, बल्कि हमारी वैलिडिटी से और अच्छी हो जाती है कि जो मेजर करना चाहते थे हमने वही मेजर किया, तो वो वैलिडिटी है। तो ये थ्रेटेंड वर्ड यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपने लास्ट तक देखा, वही बहुत बड़ी बात है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको इसका जो टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आई होप आपको मैं बीच बीच में कुछ कुछ मैं जगह पे मैं आपको ट्रिक्स के साथ भी याद करवाती रहती हूँ, तो आपको वो ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।